नमस्कार दोस्तों, मैं सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए आज से हिंदी का प्रैक्टिस पेपर भी लाया हूं। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो कुछ भी हमने ग्रामर में पहले सीखा है और आगे भी सीखेंगे हिंदी व्याकरण में, उसका अभ्यास भी हम करते चलेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस पेपर सेट। मित्रों, इसमें कुछ प्रश्न मैंने व्याकरण से संबंधित अलग अलग चैप्टर से संबंधित दिए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए इनको शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखिए, भाषा परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चार तरह के भाषा परिवार हैं और इन चारों भाषा परिवारों का नाम विकल्प में दिया गया है। इनमें आस्ट्रिक और चीनी तिब्बत से तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति या तो द्रविड़ से हुई होगी या तो भारोपीय। अब आपको इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनना है। दिमाग लगाइए, कौन सा विकल्प सही होगा। द्रविड़ से दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो पैदा हुई, तो बचा खुचा कौन सा हो गया? भारोपीय। भारोपीय का मतलब है जो इंडो यूरोपियन है, यानी भारत और यूरोप दोनों मिक्स है, वहाँ से उस परिवार से कौन सी भाषा उत्पत्ति हुई है? हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा जो है वह किस भाषा परिवार की है? भारोपीय की। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये एक समय था मित्रों जब भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा थी वह संस्कृत थी, पर अभी ऐसी बात नहीं है। तमिल और उर्दू का क्षेत्र भी बहुत लिमिटेड है, तो बचा खुचा कौन सा हो गया? हिंदी। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भारत में भाषा है। ठीक है, भारत की बात हो रही है तो भारत के पक्ष में हम क्या बोलेंगे? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ है? इनमें से किससे हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि वैदिक सबसे प्राचीन है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आई जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती थी। उसके बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश आया, तो अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी आई है। तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है मित्रों वह अपभ्रंश से हुई है। विकल्प क जो है वह सही होगा। तीसरा के बाद आ जाइए चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? निम्नलिखित में से कौन सी बोली लिखा गया है अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? चौथे का कौन सा विकल्प सही होगा? मित्रों, चौथे का देखिए, कन्नौजी, बांगरू या अवधी, ये सब जो भाषाएं और बोलियां हैं वह हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो घ विकल्प बिल्कुल सही होगा। या आसानी से आप समझ सकते हैं, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। लेकिन बात यहाँ सामान्य से प्रश्न की नहीं है मित्रों, क्योंकि प्रश्न अभ्यास कराने का मतलब है चाहे प्रश्न सामान्य कंटेंट को लेकर के लिखा गया हो या बहुत ही डिफ़िकल्ट कंटेंट को लेकर के लिखा गया हो। बात यह है प्रैक्टिस की। तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इसमें मैं दोनों तरह के प्रश्न, क्या मैं कह सकता हूँ कि तीनों तरह के प्रश्न, जो कठिन हैं वो वे भी, जो न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा सरल हैं वे भी, और जो सरल हैं वे भी, तीनों तरह के प्रश्नों का मेल करके मैंने प्रश्न पत्र बनाया है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी जानते हैं गुरुमुखी हिंदी की लिपि नहीं है, ब्राह्मी हिंदी की लिपि नहीं है, ब्राह्मी से देवनागरी पैदा हुई है, ये आप सभी जानते हैं। सौराष्ट्री हिंदी की लिपि नहीं है, तो कौन सी हिंदी की लिपि है? देवनागरी जो है वह मित्रों हिंदी की लिपि है जो ब्राह्मी से उत्पन्न हुई है। छठवां प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इस प्रश्न के उत्तर में शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो छठवें का मित्रों घ विकल्प सही होगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यूनिट क्या है? आप सभी जानते हैं
कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। वर्ण यानी अक्षर कह सकते हैं। शब्द तो अक्षरों के मेल से बनता है अगर वो सार्थक अर्थ दे रहा हो तो। व्यंजन और स्वर ये जो हैं वर्णों के प्रकार हैं। तो वो वर्ण भी हो, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। भाषा की ये दोनों छोटी इकाइयां हैं, लेकिन चूंकि दोनों वर्ण के अंतर्गत आती हैं इसलिए वर्ण विकल्प जो है वह सही होगा, घ वाला। आगे आ जाइए। वर्णमाला कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, सिर्फ वर्ण संकलित कर दिए गए उसको, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए, वर्णमाला वर्णों के संकलन को ही वर्णमाला नहीं कहते हैं, बल्कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगर वर्ण उल्टे पुल्टे करके संकलित किए गए हैं तो उनको हम वर्णमाला मित्रों नहीं कहेंगे। आगे आ जाइए 9वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आप सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 5 वर्गों में विभक्त हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। और क वर्ग का उच्चारण जो होता है वह कंठ से होता है, गले से होता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। और क के बाद च के बाद ट आता है। ट वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा के बाद आ जाता है कौन सा? दंत। और त वर्ग जो है वो दांत से उच्चारित होता है। प वर्ग ओठ से। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क कंठ से, च वाला तालु से, ट वाला मूर्धा से, त थ द ध न जो त वर्ग है वो दांत से, दंत से, और प वर्ग जो है वो ओष्ठ से। यहाँ पूछा जा रहा है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख तो कंठ से बोला जाता है, मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ कंठ की ही बात की जा रही है, तो क ख ग घ कहाँ से उच्चरित होगा? वह कंठ से उच्चरित होगा मित्रों। इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? क वाला विकल्प जो है वह सही होगा। अब आ जाइए 10वें प्रश्न पर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान यानी उच्चारण का जो स्थान है उसके आधार पर। मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन, तो उसमें ड और ढ आता है। ये ट वर्ग के अक्षर हैं। ट वर्ग के सारे अक्षर मूर्धा से बोले जाते हैं। जो ऊपर वाले जबड़े के ठीक ऊपर जो खड्डे खड्डे रहते हैं तालु में, आगे वाले भाग में, उसी को मूर्धा कहते हैं। जब जीभ वहाँ स्पर्श करके उच्चारण करती है तो वह ट वर्ग का उच्चारण करती है। ट ठ ड ढ अण, ये सारे अक्षर मूर्धा वाले हैं मित्रों। 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध स्पेलिंग किस शब्द की है वह आपको छांट करके लिखना है। पहला क वाला या ख वाला, ग वाला या घ वाला। उन्नति की स्पेलिंग लिखी गई है, 4 तरह से लिखी गई है। उन्नति में देखिए क्या होता है, ऊ आधा न, पूरा न और त में ह्रस्व ई लगती है। उन्नति की सही वर्तनी यही होती है और यह दिया गया है घ में, ठीक है, तो वह देख लीजिए। चलिए हम चलते हैं अब 12वें प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अन्वेषण की स्पेलिंग दी गई है। अन्वेषण का जो क वाला है यही बिल्कुल सही है मित्रों, और इसको जांच लीजिए, देख लीजिए आप। 13वां प्रश्न। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ भी शुद्ध वर्तनी वाले कुछ शब्द मैंने कुछ प्रश्न संग्रहित किए हैं। जाह्नवी में जिसमें आधा न है बीच में, या जाह्नवी है जो ख वाला दिया गया जिसमें कोई अक्षर आधे नहीं है यानी स्वर रहित नहीं है, या ग वाला जिसमें ह जो है वो आधा है, या घ वाला जिसमें ह के बाद न दिया है, जाह्नवी। देखिए इसमें जो सही विकल्प है मित्रों 13वें में वह है ग वाला। इसमें ह जो है आधा रहता है और जाह्नवी की यही सब शुद्ध वर्तनी है। 14वें प्रश्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। अधोपतन लिखा गया है पहला, आधिपतन लिखा गया है, अधः पतन लिखा गया, आधः पतन लिखा गया है। इसमें होता है मित्रों अधः पतन, और वो कौन सा विकल्प सही है? 14वें का ग विकल्प सही है।
आगे आ जाइए 15वां प्रश्न। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। सभी जानते हैं, जो पढ़े होंगे। जो अगर नहीं जानते हैं वो जान लें, जब वर्णों का विकार होता, जो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, यानी बदलाव होता है, वह संधि उससे बनती है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से विकार जो उत्पन्न होगा, बदलाव जो होगा, वह क्या प्रकट करता है? संधि को। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से जो एक नवीन शब्द की रचना होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास और संधि में अंतर है। समास में शब्दों का मेल कराया जाता है, संधि में वर्णों का मेल कराया जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। वह संधि को जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में सभी प्रकारों को लेकर करके वह 7 प्रकार कर देते हैं। गलत हो जाता है। यहाँ 7 का खैर विकल्प भी नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं, व्यंजन और विसर्ग में प्रकार नहीं होते, अलग अलग तरह के नियम होते हैं। तो ग वाला जो है वह सही होगा, 3 प्रकार की होती है संधि। आगे आ जाएंगे 17वें प्रश्न पर। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब पहले देख लीजिए दयानंद शब्द बना कैसे है। दया जमा आनंद। मित्रों, ये जो शब्द है दया जमा आनंद में अगर गौर करेंगे तो य के ऊपर का आ और आनंद का आ से मिलकर के आ की उत्पत्ति किया है, तो वापस वो य पे आ लग गया है, दया हो गया है, और नंद जो बचा वह जो है बाद में लग गया है। अब नंद को अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं, आधा न लगा करके भी लिख सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा न कहेंगे कि सर आपने तो न में अनुस्वार लगा दिया है। दोनों स्वरूप में लिखा जा सकता है, दोनों सही है। तो दयानंद में कौन सी संधि आ गई जिसमें हरस्व स्वर से मिल करके, या हरस्व स्वर दीर्घ स्वर, या दीर्घ स्वर हरस्व स्वर से मिल करके हमेशा दीर्घ ही बनाते हैं, वह दीर्घ संधि में होता है मित्रों। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प सही होगा ख वाला। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। आप जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द में लग करके नया शब्द बना देते हैं। अगर उन शब्दांशों में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि वो शब्द में लग करके नया शब्द बना देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहेंगे। लेकिन वो लगे कहाँ, अब ये बात आती है। कब हम उन्हें उपसर्ग कहेंगे? क्या वो शब्द के बाद में लगेंगे या पहले लगेंगे? तो देखिए, शब्द के वो पहले लगते हैं, इसलिए उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, प्रीफिक्स कहा जाता है, क्योंकि वो प्री मतलब पहले आकर के फिक्स हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम प्रीफिक्स है। तो शब्द के आदि में, आदि का मतलब होता है शुरुआत में, आदि लिखा है, द में छोटी है, आदि मतलब प्रारंभ, शब्द के प्रारंभ में ही लग जाते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय? तो मित्रों, उसको हम कहेंगे प्रत्यय। घ विकल्प सही है। यह शब्दांश जो होता है शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और नवीन शब्द की उत्पत्ति करता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद? आप सभी जानते हैं कि समास, एक उदाहरण देकर के मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया गंगा और जल, ये 2 शब्द हैं, दोनों को मिला करके हमने एक शब्द बना दिया गंगा जल। अब गौर करिए, ये गंगा जल जो नया शब्द बना है, यह अब 2 शब्दों के स्वरूप वाला नहीं बचा। अब यह मिल करके दोनों एक बन गए, यानी दोनों को हमने संक्षेप में कर दिया। इसी तरह से कई और शब्द आपको मिल सकते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके या शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संक्षेप। हमने संक्षिप्त कर दिया, हमने शॉर्ट कर दिया। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ आज की ये शुरुआत आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपसे फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका यही सहयोग तो मेरे साथ बना रहेगा, और साथ ही साथ और मित्रों दोस्तों को जोड़िए। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।